वेलकम बैक स्टूडेंट, पुनः स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ पार्टन में। जैसा कि आपको पता ही होगा, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग एंड टैक्सेशन, बैंकिंग एवं कराधान, जिसका हम एक्सरसाइज नंबर 2 का ये क्वेश्चन 6 एंड 7 करने वाले इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 4 और 5 को किया था, उससे पहले हमने 1 और 3 को किया था, और उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स और मेन सबसे वीडियो नंबर 6 जहाँ पे हमने बात किया था टैक्सेशन के बारे में पूरा डिटेल में। सारे क्वेश्चन का जवाब आपको वहां से मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे, और आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जहां पे श्रीमती भावना, जिनकी जो है वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए है, और बचत की राशियां कुछ इस प्रकार है कि वो सामान्य भविष्य निधि में अर्थात जीपीएफ में क्या करती है, वो 48,000 रुपये जमा करती है, और एलआरसी में 25,000 रुपये प्रीमियम पे करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल जो है उनका सेविंग्स कितना हो जाता है, वो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम फाइंड कर लेंगे तो 3 0, मतलब कि 3 0 लगा देते हैं ऐसे। 8 5 13, 13 का 3 हासिल गया, 1 5 और 2 7, मतलब कि 73,000 रुपये क्या हो जाता है, उसका टोटल सेविंग आता है। अब आपके पता ही है धारा 80C के तहत 1 लाख रुपए अधिकतम मिलने वाले, सभी क्वेश्चन में 1 लाख रुपए तक ही अधिकतम मिलेगा स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं। तो कर योग्य राशि हम निकालते हैं, आप जानते ही हैं कर योग्य राशि कैसे निकालते हैं कि वार्षिक आय में से बचत की राशि को माइनस कर देते हैं। तो वार्षिक आय कितना हो जाएगा, ये रहा 6 लाख रुपये में से, इस 6 लाख रुपये में से हम क्या करेंगे, इस 73,000 को माइनस कर देंगे, 73,000 को। तो प्राप्त राशि जो होगी कितनी होगी, प्राप्त राशि हो जाएगा आपका 5,27,000 रुपये जो होगा स्टूडेंट, 5,27,000 जो होगा, क्योंकि 73 में अगर 27 हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 100 और 5 लाख ऐसे ही। चलिए, तो इस तरीके से हम निकाल लिए, ऐसे ही नहीं होता, आप समझ गए हैं आई होप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, और तो इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो कहीं पे दान नहीं करते ये, जहाँ पे हमें 80G के तहत कुछ मिल जाता छूट। तो अब हम सीधे चलेंगे आयकर की गणना की तरफ। तो आयकर की गणना जब हम करेंगे तो देखते हैं कि 5,27,000 रुपये आयकर की गणना कैसे होगा। तो इसके लिए इसका जो स्लैब दिया स्टूडेंट वो है कि 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं, 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं। उसके बाद 2.5 से जो 5 लाख रुपये उस पर 10%, और 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपये तक क्या हो जाएगा, उसके लिए 20% ये लगने वाला है। तो आइए देखें, क्या ये 5 लाख से ऊपर है, बिल्कुल 5 लाख से ऊपर है स्टूडेंट। तो इस पर कैसे टैक्स हम लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, फिर से वही देय आयकर हम निकालने वाले हैं, देय आयकर। तो 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, मतलब कि 0 रहा तो भी कोई कर नहीं, और 2.5 लाख रुपए रहा तो भी कोई कर नहीं। तो 2.5 लाख माइनस अगर हम 2,50,000 में 0 कर दें तो इसका जो होगा वो कितना, 0% धन। आगे कह रहा है, स्लैब को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हमने वीडियो लेक्चर नंबर 6 पे पूरा डिटेल में बात की है स्टूडेंट। अगर आप नहीं पता, आप इसी वीडियो पर बने हुए हैं, तो आप जाइए देख लीजिए और स्लैब के बारे में समझ जाइए। और हमारा प्रयास रहता है हर वीडियो लेक्चर में कि हम आपको उसी में समझा पाएँ। और लेकिन आपको वीडियो लेक्चर में डिटेल में चाहिए तो ज़रूर आप 6 नंबर के वीडियो लेक्चर पर जाइए और देखेंगे उसको। तो चलिए, कि 2.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक जो है वो आपका क्या होगा, 10% लगेगा। और हम देख पा रहे हैं कि ये 5 से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो राशि मिलेगी, कैसे मिलेगी कि 2.5 लाख में से 5 लाख में से बड़े में से अगर छोटे को हम माइनस कर दें तो जो अंतर की राशि होगी, 2.5 लाख माइनस 2,50,000, 5 लाख माइनस 2,50,000, तो जो प्राप्त राशि होगी उस पर कितना लगेगा का 10%। लेकिन हमारा राशि जो है, हमारे पास प्राप्त राशि वो 5,27,000 है। तो 5,27,000, तो 27,000 जो एक्स्ट्रा है राशि, उस 27,000 पे लगेगा स्टूडेंट आपका कितना, 20%। तो इसको कैसे निकालेंगे कि 5,27,000 आपका अधिकतम है, और निम्न सीमा की बात की जाए तो वो कितने के बीच आता है, 5 और 10, मतलब कि 5 लाख। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस 5 लाख रुपए को माइनस कर देंगे। तो इसका जो होगा का 20% हम क्या करेंगे, निकालेंगे, वो होगा आपका कर। तो 0% मतलब कि 0, और यहाँ से मिल जाएगा आपको
2,50,000 का अर्थ है गुना 10%, 1/100 धन। वैसे यहाँ पे 27,000 का कितना 20%, तो ये हो जाएगा 20/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल किए, इस शून्य से इस शून्य को, इसी तरह यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे प्राप्त राशि हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 25,000, ये हो जाएगा 25,000 धन। यहाँ पे हमें मिल जाएगा आपका कि 27 दूनी 54, तो ये मिल जाएगा हमें 5400 रुपये। इस तरीके से जो टोटल आपका पेबल टैक्स होगा, टोटल पेबल एक्ट टैक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी पेबल टैक्स अभी टोटल नहीं हुआ है क्योंकि एजुकेशनल सेस शिक्षा उपकर बाकी है। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये 30,400 रुपये। 30,400 रुपये हो जाएगा आपका देय आयकर। अब इस पर लगाएंगे 3% क्या, शिक्षा उपकर। जानते ही हैं आप 3% क्या लगता है इस पर, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर, तो शिक्षा उपकर जब हम लगाएंगे तो प्राप्त राशि को हम इसके साथ ऐड कर देंगे, तो जब निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा टोटल पेबल टैक्स। तो 30,400 का 3% जो है शिक्षा उपकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 912 रुपये। 912 रुपये, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ब्रेक करके अगर आप करेंगे तो इस तरीके से 912 रुपये मिला। अतः 5th नंबर पर अगर हम देखें कि कुल देय आयकर, कुल देय आयकर आपका हो जाएगा 30,400 धन 912, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ये मिल जाएगा आपका 2, 1, 9, 4, 13 का 3 हासिल गया 1, 31,312 रुपये। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं, 31,312 रुपये जो है आपका आंसर आया है, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। और इसके आगे अगर बात की जाए, कुछ और बातें यहाँ पे कही गई है क्या, कि यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह आयकर देती है तो सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। आयकर की गणना कीजिए। वैसे अंतिम महीने में वो कितना पे करेगी उसके बारे में कोई अगर जिक्र नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता तो हम क्या कर देते हैं, इसमें से जो है 1,500 रुपये को 11 में माइनस करके, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 1,500 को 11 से मल्टीप्लाई करके एक राशि जो मिलेगी हमें, उसको अगर यहाँ से माइनस कर देंगे तो जो कुछ भी आपका आएगा सब्ट्रैक्ट होके उसको क्या करती, वो अंतिम माह में पे करती। खैर इस पे यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है तो हम नहीं पे निकाल रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा दिखने वाला है लेकिन है नहीं। सो चलिए।